दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि मेरा आरआरबी क्लरिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई है और अप्रैल 2025 में मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था और जनवरी में इसका पहले 1 जनवरी को रिज़ल्ट आ जाता था। तो 1 जनवरी 2025 के दिन मेरा रिज़ल्ट आया था और 2024 के जो एग्ज़ाम थे वो एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हुए। तो इसी बीच मैंने अपनी जर्नी भी शेयर की, कब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कितना टाइम लगा, कौन से अटैम्प्ट दिए, मैंने सारी बातें प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी। लेकिन उसके बाद से काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट हैं, काफ़ी सारे जो मेरे भाई बहन हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमें ये बताइए कि आपने कितने अटैम्प्ट में पेपर जो है अपना क्लियर किया है। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो थर्ड अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो आपने कौन से अटैम्प्ट में क्लियर किया, क्या आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही था? और हमने तो अभी तक प्रीलिम्स के 2-3 अटैम्प्ट दे दिए, हमारा तो प्री भी नहीं निकल रहा। ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे गए, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मेरी जो जर्नी है वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट आप में ऐसे भी होंगे जैसा कि मैं भी था, थोड़ा मैं भी पहले ये सोचता था, और काफ़ी सारे आप में भी ऐसा सोच रहे होंगे कि आप अगर एक एक पेपर में फेल हो गए हैं इसका मतलब आप पेपर नहीं निकाल सकते, या फिर 2 पेपर में फेल हो गए इसका मतलब आप पेपर नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। अभी आरआरबी क्लरिकल के पोस्ट पर मैं वर्क कर रहा हूँ, क्लरिकल पोस्ट पर मैंने ज्वाइन कर रखा है और क्लरिकल का ही मैंने कितने अटैम्प्ट दिए हैं इस वीडियो में वही मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा तो मैंने अनगिनत पेपर दिए हैं, एसबीआई के सारे दिए हैं, आईबीपीएस क्लरिकल का जो पेपर आता है वो भी दिया है, आरआरबी के तो मैंने खूब पेपर दिए हैं। लेकिन मैं क्लरिकल के आपको बता देता हूँ। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने प्रिपरेशन अपनी कब स्टार्ट की थी। मेरी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी वो हुई थी 2018 के जून में, रिजल्ट आया था फाइनल। फरवरी मार्च में पेपर हो गए थे और 2-3 महीने बाद रिजल्ट आकर के जून 2018 में रिजल्ट आ गया था। ठीक है, रिजल्ट जून में आने के बाद 4 अगस्त की बात है, 4 अगस्त के दिन मैं अपने घर से बैंक की प्रिपरेशन करने के लिए अगस्त 2018 मतलब 4 अगस्त 2018 बैंक की प्रिपरेशन करने के लिए जयपुर चला गया। और जयपुर जो भाई बंधु रहते हैं या जिन्होंने जयपुर से तैयारी की है वो जानते भी होंगे कि जयपुर में जो एड्रेस है टोंक फाटक, वहाँ पर एक कोचिंग अभी तो बंद हो गई, वहाँ से एड्रेस उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। कोचिंग हुआ करती थी मदर्स, आपने काफ़ी सारों ने नाम सुना भी होगा। तो वहाँ पर मैंने कोचिंग अपनी ज्वाइन कर ली 4 अगस्त को। वहाँ पर उस टाइम अगर मैं पूरी रियलिटी बताऊं तो उस टाइम उनका ये था कि आप जो है फर्स्ट डे अगर आप आए हैं तो एक हमारी जो फीस, उनकी फ़ीस शायद उस समय 10,000 रुपये थी, पूरे सिलेबस की 10,000 रुपये। तो उनका उस समय ये था कि आप 1,000 रुपये हमें आज दे दीजिए, 3 दिन का डेमो रहेगा। 3 दिन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोचिंग अच्छी नहीं लग रही है तो आप तीसरे दिन तक ये पैसे जो है वो रिफ़ंड ले सकते हैं। उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो चौथे दिन या फिर इसी तीसरे दिन बाकी की जो फीस है वो आप जमा करवा देना। या फिर अगर आपने 3 दिन क्लासेज ले ली हैं, चौथे दिन भी अगर आप फीस वगैरह जमा नहीं करवा रहे हैं तो ये 1,000 रुपये आपके डूब गए, ऐसा कुछ वहाँ रूल था। तो मैं गया और मैंने 1,000 रुपये दे करके डेमो लिया, 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, तीसरे दिन मुझे ठीक लगा तो मैंने वहाँ कोचिंग अपनी ज्वाइन कर ली। एक बार तो मैंने 1,000 रुपये वापस भी ले लिए थे, एक बार तो वापस ले लिए थे क्योंकि एक मेरा फ्रेंड भी था, वो 25 जुलाई के दिन जयपुर चला गया था इसी मदर्स कोचिंग में, मैं गया था 4 अगस्त को। इसका जो बैच था मेरे दोस्त का वो था सुबह 7:30 बजे का, ठीक है, और मुझे जो बैच मिला था वो मिला था 10:30 बजे वाला बैच। तो 2 दिन तो मैंने डेमो लिया, लेकिन तीसरे दिन ऐसा लगा कि दोस्त जा रहा है 7:30 बजे, मैं जा रहा हूँ 10:30 बजे, उसके बाद दोस्त 10:30 बजे आ रहा है, मैं 10:30 बजे जा रहा हूँ, इसके 3 घंटे बाद मैं कोचिंग में रह रहा हूँ अकेला। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा मतलब मन में हल्का सा कुछ मान सकते हैं आप वैसा फील हुआ। तो मैंने यहाँ से तीसरे दिन अपने पैसे वापस ले लिए और कोचिंग वालों ने समझाया कि आप पैसे वापस क्यों ले रहे हो, कोचिंग करो आराम से, पढ़ाई करो। मैंने कुछ एक्सक्यूजेज वगैरह दे करके मैंने पैसे वापस ले लिए। फिर यहाँ 10 या 11 अगस्त की बात है, 3-4 दिन तो मैं ऐसे ही रूम पे बैठा रहा, कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह ऐसे ही जो कॉमेडी टाइप होते हैं बस वही देख रहा था, क्योंकि बैंक की प्रिपरेशन का ज़्यादा मुझे नॉलेज उस समय था नहीं कि कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी है। 2 दिन या 3 दिन जो डेमो लिए थे, जो नोट्स वगैरह बनाए थे, बस उनको थोड़ा थोड़ा देखा था कि कैसे कैसे जो है सिलेबस में अपने क्या क्या है, क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने सिलेबस हमें बता दिया था। फिर 10 या 11 तारीख के दिन जो मेरा फ्रेंड है उसके पास मैसेज आता है कि एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है इसी मदर्स कोचिंग में ही, और उसका टाइमिंग जो है 7:30 बजे। उसने मुझे फ़ोन किया कि नया बैच स्टार्ट हो गया है,
10 या 11 तारीख के दिन सुबह मैं किसी और कोचिंग में घूम रहा था, बेस्ट कोचिंग तलाश कर रहा था, इधर उधर मैं घूम रहा था। इतने में इसके पास मैसेज आ गया कि भी 10 या 11 तारीख, जो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, किसी दिन से बैच स्टार्ट होने वाला है। और दोस्त ने मुझे नाइट में फ़ोन कर दिया कि कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मैं फिर से रेडी होकर के इसके साथ में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट डे इसके साथ कोचिंग में चला गया। वही सेम प्रोसेस, 1000 रुपये उनको दिए, 3 दिन डेमो था। चौथे दिन मैंने पूरी की पूरी फीस वहाँ जमा करा के ज्वाइन कर लिया। दोनों दोस्त अपने साथ साथ हम जाने लगे। वहाँ से कोचिंग 2018 में शुरू हो गई। समझ में आ गई बात आपको? 2018 अगस्त से लेकर के फरवरी तक कोचिंग चली थी, लेकिन मैंने दिसंबर तक ही ज्वाइन किया था। उसके बाद जनवरी और फरवरी में जयपुर छोड़ करके अपना आ गया था वापस गांव में ही, घर में ही, और तैयारी में जुट गया। 1-2 मैंने अटैम्प्ट भी दिए। 2018 में क्या आया, 2018 में सिर्फ, क्योंकि अगस्त में मैंने वहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ IBPS PO और क्लरिकल एग्जाम देखने को मिले। बाकी जो पेपर थे SBA क्लरिकल का या SBA PO का, RRB PO या RRB क्लरिकल, वो 2018 के उस टाइम जा चुके थे, जून जुलाई अगस्त तक हो चुके थे। तो ये 2 ही पेपर मेरे सामने आए थे। मैंने दोनों फॉर्म फिलअप किए थे। उस समय फीस शायद 750 रुपये थी, अभी तो 850 है। तो फॉर्म फिलअप करके मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम दे करके पास कहाँ होना कुछ मालूम नहीं था, न कुछ सिलेबस पढ़ रखा था। वहाँ बैठे 1 घंटे अपना व्यतीत किया। क्लरिकल में तो फर्स्ट टाइम 33 नंबर आए थे, और PO में फर्स्ट टाइम 15 नंबर आए थे, वो भी 100 में से। तो पेपर दे दिया, थोड़ा सा पता चल गया पेपर कैसा आता है। उसके बाद 2019 आया। 2019 आया तो RRB के फॉर्म भी आए। इस दौरान SBA IBPS सारे भरे थे, लेकिन RRB की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। RRB के फॉर्म आए तो मुझे ये पता नहीं था कि PO और क्लरिकल का अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ही फॉर्म ये भरा, PO वाला। मुझे पता नहीं था कि ये अलग है। मैंने PO वाला एक फॉर्म भरा, मेरी 48 नंबर आए 80 में से, और कट ऑफ गई थी 52 नंबर। तो ये मेरा जो है प्रीलिम्स फेल हो गया। मैं प्रीलिम्स फेल होने के बाद 2020 आया। 2020 में मुझे पता था कि ये दोनों वैकेंसी अलग अलग हैं, तो मैंने RRB PO का भी भरा और RRB क्लरिकल का भी भरा। तो इस साल मेरे दोनों के दोनों प्री पास हो गए। 2020 में मेरे दोनों के दोनों प्री पास हो गए, लेकिन मेंस में मैं दोनों में फेल हो गया। फिर 2021 आया। 2021 में मैंने फिर से दोनों फॉर्म भरे, PO और क्लरिकल के। इस समय PO का परी फेल हो गया, क्लरिकल का परी पास हो गया, और मेंस क्लरिकल में फिर से मैं फेल हो गया। समझ में आई बात? अब काफ़ी सारे जो ऐसे सोच रहे हैं कि 1-2 पेपर में फेल होने से आगे हम पेपर नहीं निकाल सकते, तो देखिए मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। उसके बाद 2022 भी आया दोस्तों। 2022 में मैंने PO का दिया, क्लरिकल का दिया। PO का परी निकला, क्लरिकल का परी निकला, मेंस में दोनों में फेल हो गया। फिर 2023 आया। 2023 में मैंने PO का दिया, क्लरिकल का दिया, क्लरिकल परी पास, PO परी फेल, और मेंस में यहाँ फेल हो गया। ठीक है, 2023 में भी। फिर आया 2024 में मैंने PO का दिया, क्लरिकल का दिया, PO का परी पास, क्लरिकल का परी पास, PO का मेंस फेल, और क्लरिकल का मेंस मेरा पास हो गया। तो देखिए मैंने कहाँ तक, 2020 में पहला अटैम्प्ट RRB क्लरिकल का, 21 का दूसरा अटैम्प्ट, 22 का तीसरा अटैम्प्ट, 23 का चौथा अटैम्प्ट, और 24 का मेरा 5वां अटैम्प्ट। ये जो अटैम्प्ट था ना मेरा 5वां, कंटिन्यूसली परी प्लस मेंस। मैंने लगातार इन सालों में प्री मेंस, लेकिन मेंस में हर बार फेल, और इस बार 5वें अटैम्प्ट में मेरा जो है मेंस क्लियर हुआ है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, 1-2 अटैम्प्ट से जिनको ऐसा लगता है कि हमसे तैयारी नहीं हो रही, स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो दोस्तों मेहनत के आगे जो है ना, आप अगर किस्मत पर भरोसा कर रहे हो कि किस्मत में जो लिखा है वो मिल जाएगा, तो दोस्तों आपकी मेहनत अगर अच्छी है तो किस्मत में आप खुद अपना लिख सकते हो। ठीक है, मेहनत के आगे तो किस्मत भी घुटने टेक देती है। मान लो आपका RRB का, PO का मान लेता हूँ मैं, आप तैयारी नहीं करते हो और ये सोचते हो कि किस्मत में लिखा है तो हो जाएगा। अगर दोस्तों बिना प्रिपरेशन अगर आप पेपर देंगे तो कहाँ लिखा है किस्मत में, मुझे ये बताइए। लेकिन अगर आपके किस्मत में लिखा भी नहीं है और आप प्रिपरेशन बड़ी अच्छे से कर रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, कभी 5-7 दिन में किसी काम की वजह से नहीं पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी के साथ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। घर का काम भी हमें संभालना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, किसी अर्जेंट कार्य की वजह से कहीं बाहर भी जाना कई बार पड़ सकता है। तो रेगुलरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अपना ये लक्ष्य बना करके पढ़ाई करने कि मुझे अपने माता पिता का, मुझे मेरा बैंकर बनने का सपना पूरा करना है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो किस्मत में लिखा नहीं है वो भी आप खुद लिख सकते हैं, लिख दिया जाएगा। RRB PO का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि पेपर निकालना मुश्किल नहीं है। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपने मन में सोच लिया है कि मुझे पेपर निकालना है किसी भी हाल में, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने अटैम्प्ट मैंने दिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल हार भी मान ली थी तीसरे अटैम्प्ट तक। चौथे अटैम्प्ट को मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस बार एक बार अटैम्प्ट और दे के देखूंगा, फिर मैं कोई प्राइवेट काम पकड़ लूँगा, 15, 20, 25 हज़ार 30 हज़ार में जो भी काम मुझे मिलेगा वो मैं काम कर लूँगा, ताकि कम से कम अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहेंगे, बेरोज़गार तो नहीं रहेंगे। लेकिन
थोड़ा टेंशन में था, डिप्रेशन में भी आ गया था, मंदिर जाना शुरू कर दिया, मोबाइल पर रील वगैरह देखकर भी टाइम काफ़ी सारा ख़राब करते थे। फिर पिताजी से मैंने कहा कि अभी तो होना नहीं है। तीसरे अटैम्प्ट तक तो ठीक था, लेकिन चौथे अटैम्प्ट में मैंने सोच लिया था लास्ट अटैम्प्ट है ये, लेकिन पिताजी ने मुझे काफ़ी मोटिवेशन दिया दोस्तों। घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। घर वाले तो हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करते, घर वाले तो सपोर्ट करते हैं। घर वालों का सपना, जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, अगर आप घर से मोबाइल में रील देख करके गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जिस दिन तुक्के लगा रहे होते हैं ना, उस दिन भी घर वालों को उम्मीद होती है कि आज मेरा बेटा पेपर निकाल लेगा। वहाँ पर अगर आप तुक्के भी लगा रहे हैं तो भी घर वालों को यही उम्मीद होती है कि इस बार बेटा पेपर निकाल लेगा या मेरी बेटी पेपर निकाल लेगी, और जितनी हमारी समस्याएं वो सारी अब दूर हो जाएंगी, ये बच्चे हमारे संभाल लेंगे सारा काम। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो दोस्तों पेपर कैसे निकलेगा। घर वालों की उम्मीदों पर भी आप पानी फेर देते हैं, खुद के विश्वास को भी आप जो अपना मोराल है वो डाउन कर देते हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई अगर आप करते हैं तो किसी समस्याएं सबके जीवन में आती है, ऐसा नहीं कि समस्या आती नहीं, सबके जीवन में आती है। किसी की समस्या छोटी, किसी की बड़ी, लेकिन खुद की समस्या खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। दो दोस्तों की अगर बात करें तो उनमें अगर समस्याएं दोनों में हैं, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो दूसरे वाले को ऐसा लगता है कि मेरी समस्या ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन पहले वाले को लगता है मेरी ज़्यादा है, इसकी कम है। यही हम दोस्तों में भी होता है, आप में भी होता है, और सभी के साथ ऐसा होता है। तो मुझे पिताजी से मोटिवेशन ये मिला कि उन्होंने मुझे चिंटी का उदाहरण दिया, एंट। उन्होंने ये दिया कि एक दीवार है, दीवार पे चिंटी चढ़ रही है, कितनी बार गिरती है, 5 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन फाइनली वो चढ़ के रहती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप काम लग जाओ, तब तक आप अपने पेपर दो, तैयारी करो, और अच्छे से तैयारी करो, बिना किसी टेंशन के तैयारी करो, मैं बैठा हूँ। तो मैंने तीसरे चौथे अटैम्प्ट में मैंने हार भी मान ली थी, लेकिन पिताजी के मोटिवेशन से मैंने फिर से तैयारी शुरू की, तो यहाँ फेल हो गया। लेकिन ये अटैम्प्ट मैंने ऐसा सोच लिया था कि भाई लास्ट अटैम्प्ट देते हैं, एक बार और दे करके देख लेते हैं। लेकिन इस दौरान मेरा SBA अप्रेंटिस भी क्लियर हो गया था। SBA अप्रेंटिस मेरा फरवरी 2025 में रिजल्ट आया था, ठीक है, फरवरी 2024 में रिजल्ट आया था। अगस्त 2024 में मैंने SBA, अपने गांव का SBA वहाँ ज्वाइन कर लिया था। अगस्त से लेकर के मैंने अप्रैल 2025 तक SBA ज्वाइन रखा, और अप्रैल में मुझे ये RRB क्लरिकल की ज्वाइनिंग मिल गई थी। तो मैंने ये ब्रांच अपनी वहाँ से रिज़ाइन दे करके, जो भी लेटर वगैरह फॉर्मेलिटी होती है वो करके, और अपना यहाँ वाला बैंक जो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन में अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करना भी आपके हाथ में है। घर वालों को आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, आपसे ज़्यादा उम्मीदें घर वालों को। जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, उस दिन आप जो मन में सोचते हैं कि इस बार काश पेपर पास हो जाए, आप तो काश यूज़ करते हैं, लेकिन घर वालों को थोड़ा विश्वास आप पे होता है, खुद पर भी विश्वास होता है, ईश्वर पर भी विश्वास होता है, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि इस बार बच्चे का पेपर जो है वो निकल जाए। मैं भी किस्मत को दोष यहाँ दे रहा था, इतने अटैम्प्ट दिए, बार बार फेल हो रहा था, और फेल होने का कारण ये था कि प्रॉपर स्टडी नहीं करना। अगर आप भी जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आप दोहराते हैं, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपको भी 3 से 4 या 5 अटैम्प्ट देने पड़ेंगे, तब जा करके वो गलती आपकी सुधरेगी। लेकिन अगर आपने दूसरों की गलतियों से सीख लेना शुरू कर दिया है, तो अगर आपका पहला अटैम्प्ट नहीं निकला तो दूसरा डेफिनेटली निकल जाएगा, दूसरा भी नहीं निकला तो तीसरा तो डेफिनेटली निकल जाएगा। दूसरों की गलतियों से अगर आप सीख लेते हैं, यहाँ पर मैंने दूसरों की गलतियों से नहीं सीखा, मैंने खुद गलती कर करके सीखा, तब मुझे इतना समय लगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट भी अपना क्लियर कर लेते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज थोड़ा ठीक होता है, नॉलेज उनको होता है, इस बात का उनको पता होता है कि क्या सिलेबस में आता है, कैसे पढ़ना होता है। मैंने यहाँ पर स्टडी के दौरान 2 गलतियाँ की थी, वो थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस भी कर देता हूँ, ताकि आपने अब तक अगर गलतियाँ कर दी है तो जो आगे आपके सामने अभी पेपर है नवंबर और दिसंबर में RRB क्लरिकल और PO के, उसमें आप वो गलतियाँ न दोहराएं। गलतियाँ दोस्तों मैं ये करता था कि हमें पता है कि प्रीलिम्स और मेंस, हमें 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है, प्रीलिम्स और मेंस। बैंक का चाहे कोई भी पेपर हो, प्री और मेंस। अगर PO का पेपर है तो तीसरा स्टेज इंटरव्यू भी होता है। आज तक मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि मेरा मेंस तक मैं बैठा हूँ, मेंस के बाद इंटरव्यू वाला पेपर मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो प्रीलिम्स और मेंस में गलतियाँ ये करता था कि मैं हमेशा परी पढ़ता रहता था, और मन में ये सोचता था कि एक बार परी निकल जाए, परी निकलने के बाद मैं मेंस की तैयारी शुरू करूँगा, और मेंस में मुझे जो 20 दिन मिलेंगे उस 20 दिन में मैं अच्छे से तैयारी कर लूँगा, और इतने में मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। 2021 में तो मेरा ये मानना था, और 2021 का जब पेपर मैंने दिया तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे मेंस भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन 2022 में जैसे ही पेपर आए,
उसके बाद सेम गलती मैंने वापस दोहरा दी, मैं सिर्फ प्री और मेंस पे ज़्यादा फोकस करने लगा, 10% टाइम मेंस को देता, बाकी वैसे देता भी नहीं था, 10% या 5% भी कहें तो भी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, तो 2022 वाला प्री निकला, मेंस में फिर फेल हो गया, यही गलती थी। फिर जब 2023 आया तो मैंने प्री के साथ मेंस पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं रीजनिंग भी पढ़ता था और कंप्यूटर की एक बुक थी वो भी पढ़ता था और क्वांट भी पढ़ता था, लेकिन जीए बिल्कुल नहीं पढ़ता था और क्वांट को भी ज़्यादा सीरियस नहीं ले रखा था। रीजनिंग को कुल मिला के ठीक था, कंप्यूटर भी ऐसे ही बुक से कर लेते थे और हिंदी को तो बिल्कुल हल्के में ले लिया था, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश 2 सेक्शन होते हैं, तो मेरा इंग्लिश तो वीक है, मैं हिंदी पे ज़्यादा फोकस, हिंदी को बिल्कुल मैंने हल्के में ले लिया। पेपर में बैठ गया, पेपर में हिंदी में नंबर नहीं आए, क्वांट ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की उसमें भी नंबर नहीं आए और जीओ को ज़्यादा टाइम नहीं दिया उसकी वजह से उसमें भी नंबर नहीं है, 2023 में भी 2022 में फेल हो गए। फिर आया 2023 दोस्तों, 2023 में मैं अच्छे से क्वांट, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, हिंदी सारे कर रहा था, समझ में आ गई बात, सारे कर रहा था और अच्छे से एक ग्रेडअप करके मॉक टेस्ट था, सस्ते में भी था, 70-80 रुपये का, 10 महीने, 8 महीने, 12 महीने इतना मिल जाता था, वो लेकर के उसके टेस्ट सबमिट करता। मेंस की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, प्री तो ठीक थी, मेंस के मॉक टेस्ट सबमिट करता, कई बार मॉक टेस्ट लगाता भी, उसको सोलो भी करता, बायजूस करके भी मॉक टेस्ट होते थे वो भी लगाता और टेक्स्ट बुक के भी फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते वो भी लगाता, उनको सोलो कर लेता। क्वांट में मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन आ गया कि क्वांट को तो ऐसे चुटकियों में कर देंगे, और जब पेपर में मैं बैठा मेन का पेपर देने, तो क्वांट ने दोस्तों, क्वांट में 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से कुछ क्वेश्चन IBPS ऐसे बनाता है कि टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और उनको आपको पेपर में स्किप करना होता है, जितना हो सकता है एक बार के लिए स्किप करना होता है, इजी वाले करने होते हैं। मैंने बस इतना मोटिवेशन आ गया था कि मैं तो सारे कर दूंगा। मैंने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, मेरे पास पहले कमांड टाइम होता था 120 मिनट वाला, तो 7 क्वेश्चन जैसे ही मैंने किया, जब मैं क्वांट में मैंने एंट्री की तो मेरे पास 26 मिनट थे, 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, 26 मिनट थे और 26 मिनट में मैंने ये 7 क्वेश्चन किए, तब देखा तो मेरे पास 1 मिनट या 1.5 मिनट ही बचा था। मैंने सोचा ये क्या हो गया, फिर क्वेश्चन कहाँ, 7 क्वेश्चन किए, टाइम बचा 1-1.5 मिनट, बाकी के 33 क्वेश्चन तो रह गए। जल्दी जल्दी उनको देखने की कोशिश की तो मैंने क्वेश्चन देखा तो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपना ये नंबर सीरीज, अपना ये सिंप्लीफिकेशन, ये वाले जो क्वेश्चन थे वो रह गए थे मेरे पेपर, मतलब पेपर को भी मैंने अच्छे से नहीं देखने की गलती कर दी थी। हालांकि तैयारी इतनी अच्छी कर रखी थी कि मैं क्वांट में सारे कर दूंगा, और बाद में दोस्तों इतना मतलब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही इतनी हालत ख़राब हुई टेंशन की वजह से, न तो कहीं रुका न कुछ और, डायरेक्ट बस पकड़ी, 14-15 घंटे का जो सफ़र था वो करके जैसे तैसे घर पहुंचा, टेंशन हो गई। और दूसरे दिन जब वीडियो आया मेमोरी बेस पेपर का मेंस का, तो उसको मैंने जब अच्छे से सोल्व किया तो मुझे ये पता चला कि आगे के जो 33 या फिर जो 30 क्वेश्चन थे वो इतने ईजी थे कि 26 मिनट में से आप उनको 22-23 मिनट में ये 30 क्वेश्चन बना सकते थे, इतने ईजी थे। मैंने पूरा पेपर ये सोल्व भी किया। फिर मैंने 2024 जब आया ना, 2024 अपनी पीछे की जितनी गलतियाँ मुझे वो सुधारने की कोशिश की। यहाँ पर मेरी हिंदी भी गलत हुई थी 2023 में, हिंदी को जो मैंने हल्के में ले रखा था, तुक्केबाजी करना या फिर ऐसा सोचना कि बस इसमें तो यही सही होगा, पैसेज पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने लग गया, दोबारा पैसेज में ये भी चेक नहीं करना कि इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया है कि वो ठीक है कि ठीक नहीं है। 2024 जब आया ना दोस्तों, तो 2024 में मैंने पीछे की सारी गलतियों को याद करते हुए, सारी गलतियों को एग्जाम से पहले दोहराते हुए उनको मतलब ठीक मैंने कर लिया जैसे तैसे करके, और पेपर में बैठा। रीजनिंग सबसे पहले आया, प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि रीजनिंग के मैंने 40 में से 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए 30 मिनट में, क्योंकि 30 मिनट ही है रीजनिंग का। रीजनिंग के बाद में मेरे सामने जीए आया। जीए के हालांकि मैंने रिवाइज अच्छे से कर रखा था, मेरे को 10 से 12% तो एग्जैक्ट श्योर थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने डाउट वाले कुछ श्योर वाले करके मैंने 24 क्वेश्चन जीए के उस टाइम कर दिए थे, 2024 की बात कर रहा हूँ। फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर को मैंने अच्छे से इतना अच्छे से तैयार कर रखा था कि अब तो थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन बुक को बार बार पढ़ के मॉक टेस्ट लगा करके इतना कर रखा था प्रिपरेशन कि मैं 40 में से लगभग 35-36 क्वेश्चन आराम से कर सकता था। तो वही सेम मैंने किया, मैंने 40 में से 34 या 32 क्वेश्चन आराम से किए। पहले मैंने 38 कर दिए थे, 38, उसके बाद कुछ मैंने रिमूव करके 32 या 33 क्वेश्चन ही छोड़े थे, ठीक है। ये कंप्यूटर मैंने किया। उसके बाद हिंदी आ गई, आधे घंटे का टाइम था, हिंदी को मैंने अच्छे से पढ़ा। अच्छे से पढ़ने के बाद में 40 में से 38 क्वेश्चन मैंने हिंदी के किए थे। 38 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के, पैसेज को आराम से पढ़ा, PQRS वाले जो सेंटेंस आते हैं उनको रीअरेंज करने वाला वो मैंने आराम से पढ़ा। पैसेज पढ़ कर इनके जो क्वेश्चन से उनको 2 बार क्रॉस चेक करके कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। 38 एक क्वेश्चन किए थे, शायद 32 या 31.5 के आसपास मेरे हिंदी में नंबर है, आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं मेरा लगा हुआ है। इसके अलावा फिर लास्ट में आई क्वांट का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैंने स्किप करके क्वेश्चन सबसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन पे गया, सोचा कि कहीं ये नहीं रह जाए, 10-12 नंबर ये तो ले ही लेते हैं, 5-7 नंबर जितने भी आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर गया, नंबर सीरीज पर गया, उसके बाद थोड़े अर्थमेटिक पर गया, उसके बाद DI देखी, 3 DI थी, उसमें से मैंने ये देखने लगे कि ईजी कौन सी है,
तो 1-2 DI जैसे ईजी थे। मैंने 20 क्वेश्चन क्वांट के किए और मेरे 16 नंबर क्वांट में दे रखे हैं। 21 क्वेश्चन शायद किए थे या 20 किए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अभी क्वांट में वैसे 16 नंबर नहीं है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग का क्वेश्चन 1.25 का होता है, लेकिन 40 के हिसाब से क्वांट में 16 नंबर है। रीजनिंग के हिसाब से जो मैंने 36 क्वेश्चन किए थे उसमें से 33 पॉइंट कुछ नंबर हैं। तो ये मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आरआरबी को लेकर के वो रहा। पूरा मैंने आपको 20-22 मिनट में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो मैंने की थी। गलतियाँ यही है कि आपको परी पर फोकस नहीं करना है, परी के साथ मेंस भी आपको फोकस करना है, और मेंस में भी किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं करना है, किसी मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर के चलना है। जीए थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, लेकिन दोस्तों जब नौकरी लेनी है तो इंटरेस्ट गया तेल लेने, समझ गए आप, इंटरेस्ट गया तेल लेने। अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, अगर पीडीएफ आपको मिल रही है या हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं तो वो लो, और क्लासेज से रिवाइज करो। पीडीएफ से रिवाइज करना जीए बहुत मुश्किल है, पीडीएफ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे तो कभी पीडीएफ से अच्छा बिल्कुल लगा ही नहीं। मैंने क्लासेज देखी हैं जीए की, यूट्यूब पर भी देखी हैं, स्टडी IQ पर भी देखी हैं, और अपना ये स्मार्ट किडा जो है इसके पीडीएफ में मैं ले रखी थी, उसके तो मैंने पैसे ही लगाए थे, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता ज़रूर था लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ता था। ये भी थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करता था। ज़्यादा मैं YT और स्टडी IQ, और इन दोनों में भी ज़्यादा की बात करूँ तो यहाँ ज़्यादा फॉलो मैं करता था, क्योंकि यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मुझे मिल जाते थे। उसका प्रिंट करके एक हाईलाइटर अपने पास रखता, और क्लास तो सामने चला लेता अपने टैबलेट में, और वो जो प्रिंट सामने होते क्लास सुनता, इन प्रिंट में हाईलाइट करता रहता, और बाद में रिवीजन के टाइम सिर्फ हाईलाइट वाले पॉइंट ज़्यादा मैं पढ़ता था। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपना क्वांट, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट जो भी आपकी पकड़ जिसमें मजबूत हैं, कंप्यूटर, और एक अपना जीए थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें आपको याद नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको याद नहीं हो रहा, लेकिन रिवीजन के टाइम बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है दोस्तों। एग्जाम में आपको खुद को जब आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, तो पेपर में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो अपने आप आपको जो रिवीजन की हुई बातें हैं या जो रिवीजन करने का जो फल है वो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको मिलेगा। समझ में आ गई। क्वांट की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग एकदम ईजी आती है, आराम से आप प्रैक्टिस करते रहिए, पजल सोल्व करते रहिए, मिसलेनियस क्वेश्चन करते रहिए, सिलोक्स बनाते रहिए, थोड़े लो लेवल के, थोड़े हाई लेवल के पजल भी, थोड़े लो लेवल के, थोड़ी हाई लेवल के। और हिंदी इंग्लिश में हिंदी के आप डेली क्या काम करें, टेलीग्राम ग्रुप में आजकल आ जाता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं या 5 से 10 मिनट भी लगते हैं कई बार। 2 या 3 दिन में एक एडिटोरियल जरूर पढ़ लिया करें हिंदी का, कोई भी पैसेज, कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो या कोई स्टोरी हो, जो भी आपको हिंदी में कुछ भी दिख गया ना तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, चाहे कुछ भी दिखे, टेलीग्राम पर या फिर न्यूज़पेपर में या फिर मोबाइल पर भी कहीं स्टोरी आपको अगर हिंदी में आ जाती है तो उसको पढ़ना शुरू कर दो। उसको पढ़ना शुरू करने का मतलब रीडिंग स्पीड भी तेज़ होगी, और स्टोरी बेस अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो दिमाग भी आपका वहाँ एक्टिव रहता है कि स्टोरी में क्या क्या बताया गया है, और वो सेम जब आप इनको पढ़ेंगे तो अभी आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये जो आपने रीडिंग जो की है ना इसका फ़र्क आपको वहाँ दिखेगा। और एक बार में पैसेज पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज क्या कह रहा है, कैसा प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछते दोबारा पैसेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आपके सामने होगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं हिंदी पे बनाता हूँ, अभी थोड़ी देर में ही ये वीडियो अपलोड करके 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में हिंदी का वीडियो अपलोड करता हूँ कि क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक आते हैं, ज़्यादा क्या पूछा जाता है, और कैसे आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।